बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग को डिस्कस करने जा रहे हैं कि एनिमल में जो ब्रीथिंग है वो किस तरीके से होता है। इससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है और इससे ऑलरेडी जितने भी लेक्चर्स हैं एयर पैसेज लंग्स, उसके अलावा जो ना एयर पैसेज मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एक्सचेंज एंड प्लांट, तो ये सारे लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, वो आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं। तो आपको व्हाट इज ब्रीथिंग, सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग तो है ओके है, तो मुझे ये बताओ कि व्हाट इज ब्रीथिंग। ब्रीथिंग है क्या? एक्चुअली ये एक ऐसा मैकेनिज्म है, एक ऐसा फेनोमेना है जिसके तहत क्या होता है कि जो एयर है उसको इनटेक किया जाता है। फर्स्ट क्या इनटेक किया जाता है और सेकंड क्या है कि गिवन आउट ऑफ द बॉडी, गिवन आउट द एयर। ठीक है, फर्स्ट से इनटेक ऑफ एयर, एयर को इनटेक किया जाता है और सेकंड क्या चीज़ है उसको बॉडी से रिलीज आउट किया जाता है। अब इसके पीछे रीजन है, डिफरेंट मकसद है कि भाई सांस एयर को बॉडी के अंदर क्यों लेके जा रहे हैं और उसे फिर बाहर क्यों निकाल रहे हैं। ओके, तो अब जो इनटेक ऑफ एयर है इसका मकसद ये है टू गेट ऑक्सीजन, टू गेट ऑक्सीजन, और एयर को रिलीज करने का मकसद क्या होता है? टू रिमूव या टू गेट रेड, मैं रिमूव लिखता हूँ, टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कि भाई बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना है, इसके लिए हम क्या करते हैं भाई, सांस को बाहर निकालते हैं। ओके, तो दिस इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में मतलब ये कि पहले हम सांस को अंदर लेते हैं, जाके अंदर जो गैसेस एक्सचेंज है वो होता है, उसमें फिर कार्बन डाइऑक्साइड शामिल हो जाता है, वो फिर आउट ऑफ बॉडी चलता है। और इससे पहले जब हमने जो दूसरे पहले वाला लेक्चर डिस्कस किया था उसमें ये भी मैंने बताया था कि जो गैसेस एक्सचेंज है, ऑक्सीजन कैसे एक्सचेंज होता है, कैसे डिफ्यूजन के जरिए मतलब ऑक्सीजन जो है ना जो एल्विलाई है वहाँ से ब्लड कैपिलरीज में आता है। इसी तरीके से मैंने जो बात की है कि कैसे कैपिलरीज से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस में जाता है, एल्विलाई में जाता है। उस वीडियो को आप लास्ट में देख लीजिए अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो। ओके, तो चले नेक्स्ट, आपको पता है मैकेनिज्म की, अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं। मैकेनिज्म मतलब ऑफ कोर्स पहले भी हम सांस लेते हैं, ये मैकेनिज्म है, मतलब ये एक फेज। अब ये दूसरा फेज है जिसमें हम सांस बाहर निकाल रहे हैं। अब इन दो फेज को एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, एक है इंस्पायरेशन और दूसरा है एक्सपायरेशन। ठीक है, एक है इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन। अच्छा, इंस्पायरेशन के साथ हम जो ना इसको इनहेलेशन भी कहते हैं, इनहेलेशन। अब इसका मतलब क्या होता है? इनटेक ऑफ एयर या टेकिंग इन ऑफ एयर। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इनटेक ऑफ एयर। अब एयर को इनटेक करना क्या कहलाता है? इनहेलेशन या इंस्पायरेशन कहलाता है। अब नेक्स्ट है एक्सपायरेशन। नेक्स्ट क्या है? एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन क्या है कि इसको हम एक्सहेलेशन भी कहते हैं, एक्सहेलेशन। अब इसमें क्या होता है कि वही गिवन आउट ऑफ एयर या रिमूवल ऑफ एयर, कि एयर को भाई रिमूव करना क्या कहलाता है? एक्सपायरेशन कहलाता है। ठीक है, कि भाई हम सांस ले रहे हैं, इट इज कॉल्ड इंस्पायरेशन। हम सांस को बाहर मतलब जो हवा है उससे बाहर निकाल रहे हैं, इस चीज को किसका नाम देते हैं? एक्सपायरेशन। हवा को अंदर लेके जाना क्या कहलाता है? इंस्पायरेशन या इनहेलेशन। और हवा को बाहर लेके जाना क्या कहलाता है? एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन कहलाता है। ओके, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है या ये वर्क किस तरीके से करते हैं, हम इस चीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, मैं इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से या एक डिफरेंस के हवाले से इसको मतलब एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप लोगों को याद करना क्या हो, आसान हो जाए। ओके, तो फर्स्ट मैं इसी साइड पे जो ना कोशिश करता हूँ इधर सेंटर में ही अरेंज कर दूं कि एक इंस्पायरेशन और इस साइड पे लिख लेता हूं एक्सपायरेशन। ओके, अब इसमें सबसे पहले ऑफ कोर्स मैं बात करूंगा कि जो इंस्पायरेशन है, आप फर्जी तौर पर जो ना सांस लें, जरा पता चल जाएगा मतलब सारी जजमेंट के साथ। वैसे तो हम सांस लेते हैं, हमें पता नहीं चल रहा होता है, इनवॉलंटरी एक्शन है, लेकिन हम कंट्रोल कर सकते हैं थोड़े टाइम के लिए। तो फॉर एग्जांपल जब हम सांस लेते हैं तो आपके सामने मैं सांस लेता हूँ, तो इसमें फील क्या हुआ कि हमारी बॉडी ऊपर की तरफ उठ रही है। अब इसमें होता ही है कि जो इसमें रिब्स मसल्स होती हैं, जो रिब्स मसल
वैसे इनका नाम इंटरकॉस्टल मसल भी होता है। तो रिब्स मसल्स क्या होती हैं? कंट्रैक्ट होती हैं। क्या होती हैं? कंट्रैक्ट होती हैं। एंड कहाँ? रेज्ड। रेज्ड का मतलब क्या होता है? ऊपर उठ जाना। ठीक है, कि अब दोबारा मतलब ये कि देखें, एक मिनट, तो इससे रिब्स मसल क्या हुआ? ऊपर उठ गया। और दूसरी चीज है कि जो हमारी रिब्स है वो मतलब जो रिब्स मसल्स है वो कंट्रैक्ट हुई और हमारी जो ये रिब्स है वो ऊपर की तरफ उठ गई। ओके, अब जैसे ये मैकेनिज्म होता है तो नीचे से मौजूद होते हैं आपके आपका डायाफ्राम। डायाफ्राम एक्चुअली अगर मैं बात करूं डायाफ्राम की, तो डायाफ्राम एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। डायाफ्राम ये क्या होता है? मस्कुलर स्ट्रक्चर present below the lungs कि भाई ये जो हमारी लंग्स है इनके नीचे क्या मौजूद होता है? ये क्या है? डायाफ्राम है। ओके, अब तो ये जो डायाफ्राम है, ये डायाफ्राम में क्या होता है? कंट्रैक्ट होता है। डायाफ्राम क्या होता है? कंट्रैक्ट होता है। कंट्रैक्ट एंड लोअर्ड, मतलब जैसे ही जो डायाफ्राम है वो क्या होता है? नीचे की तरफ मूव करता है, डाउनवर्ड मूव करता है। ओके, अब इसी तरीके से फिर क्या होता है कि जो हमारे जो चेस्ट कैविटी यानी थोरैसिक कैविटी है, थोरैसिक कैविटी भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। थोरैसिक कैविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। अंदर मतलब जो स्पेस है वो थोड़ा बढ़ जाता है। और इन रिस्पॉन्स क्या होता है कि जो थोरैसिक कैविटी बढ़ती है तो जो एयर प्रेशर है या जो इससे प्रेशर ऑन द जो लंग्स है, प्रेशर ऑन द लंग्स, तो वो भी क्या हो जाता है? वो डिक्रीज हो जाता है। हुआ क्या है कि देखें भाई, हमारी रिब्स मसल्स कंट्रैक्ट हुए, ऊपर की तरफ उठी, डायाफ्राम भी कंट्रैक्ट हुआ और आराम से नीचे की तरफ गया। आपको पता है डायाफ्राम एक नीचे से ऐसे गुबार लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे डायाफ्राम को नीचे खींचते हो तो एयर इंटर होता है। तो सीन हुई है कि डायाफ्राम जब कंट्रैक्ट होता है, ठीक है, जब डायाफ्राम कंट्रैक्ट होता है, लोअर्ड होता है, और उससे क्या होता है? जो थोरैसिक कैविटी है वो बढ़ जाती है और जो लंग्स पे जो प्रेशर है वो क्या होता है? कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और इस बेस पे क्या होता है? एयर, ठीक है, एंड एयर, मैं चलो इसको सेंटर में लिखता हूं, सो एयर इंटर इनटू द लंग्स। और इससे क्या होता है कि जो एयर है वो लंग्स के अंदर इंटर हो जाता है। क्लियर कि हमारी जो रिब्स मसल हैं वो कंट्रैक्ट हुई हैं और रेज्ड हुई हैं। डायाफ्राम क्या हुआ है? कंट्रैक्ट हुआ और लोअर्ड हुआ है। और जो थोरैसिक कैविटी है वो थोड़ी बढ़ गई है और इससे हुआ ये है कि जो लंग्स पे प्रेशर है वो कम पड़ गया है और जो एयर है वो डायरेक्टली क्या हुआ है? मतलब लंग्स में चला गया। अच्छा, अब जो नेक्स्ट एक्सपायरेशन पढ़ने जा रहे हैं, एक्सपायरेशन में हमने पढ़ा था कि जो रिमूवल ऑफ एयर है, एयर को अपनी बॉडी से रिमूव करना है, तो ये बिल्कुल इस इंस्पायरेशन के क्या होगा? अपोजिट होगा। ठीक है, कि जो इंस्पायरेशन है और ये जो एक्सपायरेशन है ये बोथ क्या होती हैं? अपोजिट होती हैं। अच्छा, मैं जरा इस डायग्राम से इस चीज को एक दफा इस इंस्पायरेशन को समझा दूं कि होता यह है कि हमारे जो रिब्स मसल है वो कंट्रैक्ट होती हैं। जैसे रिब मसल कंट्रैक्ट होती हैं तो जो डायफ्राम है वो भी क्या होता है? डाउनवर्ड मूव करता है। डायफ्राम कहाँ मूव करता है? डाउनवर्ड मूव करता है। जो थोरैसिक कैविटी है वो बढ़ जाती है और एयर फॉरन एंटर हो जाता है, हमारी लंग्स में एंटर हो जाता है। ओके, ये कंडीशन इसके साथ है। अब एक्सपायरेशन में क्या होगा कि यही जो रिब्स मसल्स थी हमारी, ये जो रिब्स मसल्स या जो डायफ्राम या थोरैसिक कैविटी, और इस प्रेशर की हम बात करेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ था कि जो रिब मसल्स थे वो कंट्रैक्ट हुए और यहाँ पे जो रिब्स मसल है वो क्या होंगे? रिलैक्स होंगे। और जो नेक्स्ट जो रिब्स हैं वो क्या होंगी? और रिब्स क्या करेंगी? रेज्ड है तो यहाँ डाउनवर्ड मूव करेंगे। कहाँ मूव करेंगे? डाउनवर्ड या लोअर्ड भी आप कह सकते हो। ठीक है, डाउनवर्ड या फिर आप क्या कह सकते हो? लोअर्ड।
कि मतलब वो नीचे की तरफ मूव करेगी। ओके, अब नेक्स्ट क्या चीज है कि जो डायाफ्राम है, डायाफ्राम यहाँ पहले केस में कंट्रैक्ट हुआ था, लेकिन इस केस में क्या होगा, अपोजिट है, डायाफ्राम क्या होगा, रिलैक्स होगा और ये क्या होगा, रेज्ड, अपवर्ड मूव करेगा। डायाफ्राम क्या करेगा, अपवर्ड मूव करेगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, थोरेसिक कैविटी यहाँ इंक्रीज हुआ था, यहाँ जो थोरेसिक कैविटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर थोरेसिक कैविटी डिक्रीज होगा तो जो लंग्स पे प्रेशर है, ठीक है, लंग्स पे जो प्रेशर है कि प्रेशर ऑन लंग्स इंक्रीजेस, प्रेशर ऑन लंग्स इंक्रीजेस। अब जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होगा तब क्या होगा कि जो एयर है, सो एयर मूव्स आउट ऑफ द लंग्स, कि जो एयर है भाई वो लंग्स से कहाँ चला जाता है, बाहर चला जाता है। ओके, तो ये इसका ऐसा समझो एक छोटा सा मेन डिफरेंस के साथ ही एक लॉन्ग है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, जिसमें आप सबसे पहले उसकी मतलब ये कि डेफिनेशन करोगे कि व्हाट इज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में क्या होता है कि एनिमल्स क्या करती हैं, एयर को इनटेक करती हैं ताकि उससे ऑक्सीजन ले सकें और उसे बाहर निकाल देती हैं ताकि उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दें। और उसके अलावा नेक्स्ट क्या चीज़ है कि भाई ये उसका इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन है। इंस्पायरेशन को इनहेलेशन भी कहते हैं, इसमें एयर को इनटेक करते हैं, और एक्सहेलेशन में क्या करते हैं, एयर को रिमूव करते हैं। और उसके बाद आप लोगों ने इस चीज़ को अच्छे से समझा। अच्छा, एक और बात है कि जो नॉर्मल ब्रीदिंग है, मैं इस चीज को यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ आप लोगों को कि जो नॉर्मल ब्रीदिंग वो कितना होता है, ब्रीथ जो होती है वो 16 to 20 टाइम्स होती है। कितनी, 16 to 20 टाइम्स। लेकिन जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तब ये मतलब 30 to 40 टाइम्स तक जा सकता है। अब इसके पीछे रीजन ये होता है कि जब हम मतलब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो जो हमारे हार्ड वर्क, हमारे जो मसल्स हैं वो वर्क कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस दौरान क्या होता है, रिस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, रिस्पिरेशन। और रिस्पिरेशन के नतीजे में हाई कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो जैसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा वो हमारे बॉडी के किसी काम का नहीं है, और इवन ज्यादा इकट्ठा हो जाए तो हार्मफुल है। इस वजह से उसको रिमूव आउट करने के लिए हमारे जो बॉडी की जो एक्टिविटी है, लंग्स कंट्रैक्ट और रिलैक्स जल्दी होते हैं, हमारे रिब्स जल्दी से कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव किया जाए। और उसके अलावा दूसरी तरफ यह है कि जैसे रिस्पिरेशन बढ़ती है तो उसके साथ ऑक्सीजन भी रिक्वायर्ड होती है ज्यादा से ज्यादा। तब इसी बेस पे भी कि भाई ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना है, तो चले भाई स्पीड पकड़े। तो इससे वो क्या करता है कि ये सारा जो मैकेनिज्म है, जो पैटर्न है, वो स्पीड अप हो जाता है, और इस तरीके से जो ब्रीथिंग रेट है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, और इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में अपना जो क्या इजहार तशक्कुर समझ लें या अपने जो ख्यालात का इजहार वो लाजमी करते हैं इस वीडियो के बारे में। ओके, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ज़्यादा चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।